हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथ, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स जो कि यूजीसी नेट और सेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following properties is true for a normal distribution? Option A, it is positively skewed. Option B, the mean, median and mode are equal. Option C, it has two peaks. Option D, the tails are bounded. निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामान्य वितरण के लिए सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माध्या, माध्यिका और बहुलक समान होते हैं। The mean, median and mode are equal. Normal distribution, also known as a Gaussian distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सिमिट्री। A normal distribution is symmetrical around its mean. This implies that the left and right sides of the distribution are mirror images of each other. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ इस तरह का बनता है। इसका मतलब होता है कि अगर हम इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होती है, दोनों ही साइड इक्वल वैल्यू होती है। मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, मीडियन एंड मोड आर ऑल इक्वल एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इन सारी प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम के हेल्प से भी समझेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेल शेप्ड कर्व। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ सिंगल पीक, यूनी मॉडल एंड फॉर्म्स अ बेल शेप्ड कर्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिम्पटोटिक टेल्स। द टेल्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंड infinity in both directions, approaching but never actually reaching the horizontal axis. एक सामान्य वितरण जिसे गॉसियन वितरण के रूप में भी जाना जाता है के कई प्रमुख गुण होते हैं। सबसे पहला गुण है समरूपता। एक सामान्य वितरण अपने माध्य के चारों ओर सममित होता है। इसका मतलब है कि वितरण के बाएं और दाएं पक्ष एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक। एक सामान्य वितरण में माध्य, माध्यिका और बहुलक सभी समान होते हैं और वितरण के केंद्र में स्थित होते हैं। यहाँ पर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम लिया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड का होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बेल शेप्ड का दिखता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर हम डायग्राम के बीच में अगर लाइन ड्रॉ करें तो इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में इक्वल वैल्यू होंगी। के राइट साइड और लेफ्ट साइड में इक्वल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होती है। जितनी वैल्यू राइट साइड में होती है उतनी ही वैल्यू लेफ्ट साइड में होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी में हमने ये देखा था कि यहाँ पर मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू इक्वल होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ये यूनी मोड होता है। यूनी मोड का मतलब है कि इसका सिर्फ एक ही मोड वैल्यू होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में -1 सिग्मा से लेकर 1 सिग्मा के बीच में 68.2% वैल्यू लाई करती है और -2 सिग्मा से लेकर 2 सिग्मा के बीच में 95.4% वैल्यू लाई करती है और -3 सिग्मा से लेकर 3 सिग्मा के बीच में 99.7% वैल्यू लाई करती है। Next question is, which of the following properties is true for a Poisson distribution? Option A, it is symmetrical around its mean.
Option B. It describes the number of success in a fixed number of trials. Option C. The mean and variance are equal. Option D. It has two peaks. निम्नलिखित में से कौन सा गुण पॉइजन वितरण के लिए सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। माध्य और विचलन समान होते हैं। द मीन एंड द वेरियंस आर इक्वल। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन और वेरियंस की वैल्यू इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a property of a binomial distribution? Option A. The number of trials is fixed. Option B. Each trial results in one of two possible outcomes. Option C. The probability of success varies from trial to trial. Option D. The trials are independent of each other. निम्नलिखित में से कौन सा बाइनोमियल वितरण का गुण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सफलता की संभावना प्रत्येक परीक्षण में भिन्न होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वेरीज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर इसीलिए है क्योंकि जो ऑप्शन सी है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है वो फिक्स्ड रहती है, वो ट्रायल टू ट्रायल चेंज नहीं होती। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड fixed number of trials. There is a fixed number of trials, two possible outcomes. Each trial result in one of two possible outcomes, success or failure. Constant probability of success. The probability of success is the same of each trial. Independent trials. The trials are independent of each other. The outcome of one trial does not affect the outcome of another. Next question is, which of the following statement is true about index numbers? Option A. Index numbers measure absolute changes in data. Option B. Index numbers are used to compare the relative changes in data over time or between different locations. Option C. Index numbers are only applicable to financial data. Option D. Index numbers are calculated using only the arithmetic mean. निम्नलिखित में से कौन सा बयान सूचकांक संख्याओं के बारे में सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द रिलेटिव चेंजेस इन डेटा ओवर टाइम और बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who is credited with the development of the linear programming problem? रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज डेंटजिग। George Dantzig is credited with the development of the linear programming problems and the creation of the simplex method to solve it in 1947. Dantzig introduced the concept of linear programming, which involves optimizing a linear objective function subject to a set of linear constraints. His work laid the foundation for the field and has been widely applied in various industries for resource allocation, production, planning, and other optimization problems. Next question is,
Which of the following is not an assumption of a linear programming problem? Option A, linearity. Option B, divisibility. Option C, certainty. Option D, non-linearity. निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या की एक धारणा नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नॉन linearity. Next question is, which of the following is not a property of a linear programming problem? Option A, objective function must be linear. Option B, constraints must be linear. Option C, decision variables can take any real values including negative values. Option D, the solution space is a convex set. निम्नलिखित में से कौन सी रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या की एक विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्णय चर किसी भी वास्तविक मान को ले सकते हैं जिसमें नकारात्मक मान भी शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिसीजन वेरिएबल्स कैन टेक एनी रियल वैल्यूज इंक्लूडिंग नेगेटिव वैल्यूज। सी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में नेगेटिव वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाती, इसीलिए सी इसका राइट आंसर है क्योंकि ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की प्रॉपर्टी नहीं है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी लीनियर, ये इसकी प्रॉपर्टी है। कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी लीनियर, ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की प्रॉपर्टी है। और द सॉल्यूशन स्पेस इज कन्वेक्स सेट, ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की प्रॉपर्टी है। लेकिन ऑप्शन सी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। Next question is, who developed the input-output model? J.M. Keynes, Milton Friedman, W. Leontief, Paul Samuelson. इनपुट-आउटपुट मॉडल किसने विकसित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लियोनतीफ। Next question is, which of the following is not an assumption of the input-output model? Option A, constant returns to scale. Option B, fixed coefficients of production. Option C, perfect competition in all markets. Option D, variable proportions of inputs. इनपुट-आउटपुट मॉडल की मान्यता इनमें से कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेरिएबल प्रोपोर्शंस ऑफ इनपुट्स, क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और फिक्स्ड कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन एंड परफेक्ट कंपटीशन इन ऑल मार्केट्स इनपुट आउटपुट मॉडल की अजम्पशन है, लेकिन वेरिएबल प्रोपोर्शंस ऑफ इनपुट्स इनपुट आउटपुट मॉडल की अजम्पशन नहीं है बल्कि फिक्स्ड प्रोपोर्शंस ऑफ इनपुट्स इनपुट आउटपुट मॉडल की अजम्पशन है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट्स इनपुट आउटपुट मॉडल की अजम्पशन नहीं है। इनपुट आउटपुट मॉडल developed by W. Leontief assumes fixed coefficient of production, meaning the proportion of inputs used are constant and do not change with the level of output. It also assumes constant returns to scale and perfect competition in all markets. The assumption of variable proportion of inputs contradicts the fixed coefficient assumption and thus it is not a part of the input-output model. लियोनतीफ द्वारा विकसित इनपुट-आउटपुट मॉडल उत्पादन के निश्चित गुणांकों को मानता है, जिसका मतलब है कि उपयोग किए गए इनपुट के अनुपात स्थिर रहते हैं और उत्पादन के स्तर के साथ नहीं बदलते। यह स्थिर प्रतिफल पैमाने पर और सभी बाजारों में पूर्ण प्रतिस्पर्धा को भी मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which condition is postulated in the input-output model to ensure the viability of the economic system? Option A,
Pareto efficiency, option B, Nash equilibrium, option C, Hawkins-Simon condition, option D, Keynesian equilibrium। इनपुट-आउटपुट मॉडल में आर्थिक प्रणाली की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी शर्त उपयोग की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हॉकिंस-साइमन कंडीशन। Hawkins-Simon condition is postulated in the input-output model to ensure the viability of the economic system. This condition ensures that the input-output matrix is such that it can produce non-negative solution for the output levels. Essentially, it means that the system can sustain production levels required to meet demand without producing negative output. हॉकिंस-साइमन कंडीशन इनपुट-आउटपुट मैट्रिक्स में नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन को एंश्योर करता है। नेगेटिव सॉल्यूशन या नेगेटिव आउटपुट का मतलब होता है कि किसी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए उसमें इनपुट ज़्यादा लगाई जा रही है। हॉकिंस-साइमन कंडीशन ये एंश्योर करता है कि जो इनपुट-आउटपुट मैट्रिक्स है उसका सॉल्यूशन नॉन नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statement is true about a singular matrix? Option A. A singular matrix has a non-zero determinant. Option B. A singular matrix is always invertible. Option C. The rows of a singular matrix are linearly independent. Option D. A singular matrix has a determinant of 0. निम्नलिखित में से कौन सा बयान एक विशेष मैट्रिक्स के बारे में सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। एक विशेष मैट्रिक्स का निर्धारक शून्य होता है। A singular matrix has a determinant of 0. यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेंगे। A is equal to 1 2 1 2। यहाँ पर हमने एक 2x2 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया है। जब हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना बहुत ही इजी होता है। उसमें हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और उनको आपस में माइनस कर देंगे। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसका डिटर्मिनेंट। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल OLS can be applied directly if option A it is a recursive model, option B order condition is satisfied, option C rank condition is satisfied, option D both order and rank condition are satisfied। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट इज अ रिकर्सिव मॉडल। हम OLS को डायरेक्टली साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल पर अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर हम OLS को डायरेक्टली साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में अप्लाई कर देते हैं तो हमें बाइस्ड और इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन जो रिकर्सिव मॉडल है, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल का ही पार्ट है, उसमें हम OLS को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ chi-square टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस विद अ contingency table of 4 rows and 5 columns, what is the degree of freedom? इस क्वेश्चन में chi-square टेस्ट के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी ये पूछा गया है, और क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 rows and 5 columns। chi-square टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू रो
-1 इंटू कॉलम -1। यहाँ पर हमारे पास रो की वैल्यू है 4, 4 - 1 इज इक्वल टू 3 इंटू कॉलम की वैल्यू है 5, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12। Degree of freedom for a chi-square test for independence is calculated using the formula degree of freedom is equal to rho minus 1 into column minus 1, जहाँ पर R रो को डिनोट करता है और C कॉलम को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the standard deviation of a sample is 10 and the sample size is 25, what is the standard error of the mean? यदि एक नमूने का मानक विचलन 10 है और नमूने का आकार 25 है, तो माध्य की मानक त्रुटि क्या होगी? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन और एन का मतलब है सैंपल साइज। यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू दी गई है 10 एंड एन की वैल्यू दी गई है 25। 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5। जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी मेंशन किया है और इसका सॉल्यूशन भी मेंशन किया है। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हिंदी में भी यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टाइप 1 एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग? ऑप्शन ए रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। Option B failing to reject the null hypothesis when it is actually false. Option C accepting the alternative hypothesis when it is actually false. Option D not conducting a test when it is needed. निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिकल्पना परीक्षण में प्रकार 1 त्रुटि को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जब शून्य परिकल्पना वास्तव में सही हो तो उसे अस्वीकार करना। रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। टाइप 1 एरर आल्सो नोन एज false positive occurs when the null hypothesis is rejected even though it is true. The probability of making a type 1 error is denoted by significance level। टाइप 1 एरर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 एरर को याद रखने के लिए मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप कभी भी ये नहीं भूलोगे कि टाइप 1 एरर क्या है और टाइप 2 एरर क्या है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले टिक करना है, फिर कट करना है, दूसरा कट करना है और टिक करना है। ये एक सिंपल सी ट्रिक है। इसमें क्या है ट्रिक है, ये जो फर्स्ट है वो टाइप 1 एरर है और जो सेकंड है वो टाइप 2 एरर है। जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, सही है और हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो तब हमारा टाइप 1 एरर आ जाता है। जब हमारी नल हाइपोथेसिस गलत है, फॉल्स है और तब हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते, गलती से उसको एक्सेप्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं टाइप 2 एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement best describes a type 2 error in hypothesis testing? Option A failing to reject the null hypothesis when it is actually false. Option B rejecting the null hypothesis when it is actually true. Option C accepting the alternative hypothesis when it is actually true. Option D not conducting a test when it is needed.
निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिकल्पना परीक्षण में प्रकार 2 त्रुटि को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैंने अभी ट्रिक बताई थी आप उसका यूज कर सकते हो कि सबसे पहले हमें क्या करना है, टिक करना है, फिर कट करना है, फिर कट करना है और फिर टिक करना है। फर्स्ट वाला टाइप 1 एरर को डिनोट कर रहा है और सेकंड टाइप 2 एरर को डिनोट कर रहा है। फर्स्ट में क्या बोला गया है, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू थी लेकिन हमने उसे रिजेक्ट कर दिया तो हमारे सामने टाइप 1 एरर आ गया। सेकंड में क्या बोला गया है कि जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी लेकिन हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए, फेल्स टू रिजेक्ट, जब हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए और गलती से हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे पास टाइप 2 एरर आ गया। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। नल हाइपोथेसिस क्या थी, फॉल्स थी, लेकिन हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए और हमने गलती से उसको एक्सेप्ट कर दिया तो ये हमारा टाइप 2 एरर बन गया। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब इस ट्रिक की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। टाइप 2 error, also known as false negative, occurs when the null hypothesis is not rejected even though it is false. टाइप 2 एरर को बीटा से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर अ ब्लू बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर? ऑप्शन ए, इट ऑलवेज प्रोवाइड्स एन एस्टिमेटर with the smallest variance among all unbiased estimators. Option B, it provides the largest variance among all linear unbiased estimators. Option C, it always provides a biased estimator with the smallest variance. Option D, it ensures that the estimator has the largest mean squared error among all linear unbiased estimators. ब्लू की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट ऑलवेज प्रोवाइड्स एन एस्टिमेटर विद द स्मॉलेस्ट वेरिएंस अमंग ऑल अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स। ब्लू स्टैंड्स फॉर बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर। According to Gauss-Markov theorem, a blue is an estimator that satisfies the following condition: linearity. The estimator is a linear function of the observed data. Unbiasedness. The expected value of the estimator equal to the true parameter value. Best. Among all linear unbiased estimator, it has the smallest variance, making it most efficient estimator. ब्लू में जो बी है उसका मतलब है बेस्ट और बेस्ट का मतलब है कि जो वेरिएंस है वो मिनिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑटोकोरिलेशन इन द रेजिड्यूल्स ऑफ अ रिग्रेशन मॉडल? ऑप्शन ए, द कोफिशिएंट्स आर अनबाइस्ड बट इनएफिशिएंट। ऑप्शन बी, द कोफिशिएंट्स आर बाइस्ड एंड इनएफिशिएंट। Option C, the standard error of the coefficients are biased and consistent. Option D, the model's predictions are always accurate. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द कोफिशिएंट्स आर अनबाइस्ड बट इनएफिशिएंट। जब एक रिग्रेशन मॉडल में ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम पाई जाती है तो जो एस्टिमेटर होता है वो अनबाइस्ड रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, लेकिन एफिशिएंट नहीं होता, वो इनएफिशिएंट होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनबाइस्ड एंड इनएफिशिएंट। ऑटो कोरिलेशन in the residuals of a regression model means that the residuals are correlated with each other. ऑटो कोरिलेशन का मतलब होता है जब एक रिग्रेशन मॉडल में दो एरर टर्म आपस में कोरिलेटेड होते हैं। तो इस केस में अगर हम OLS को अप्लाई कर देते हैं तो जो हमारा एस्टिमेटर है वो अनबाइस्ड रहता है लेकिन इनएफिशिएंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज not used to detect heteroscedasticity in a regression model?
ऑप्शन ए ब्रूश-पैगन टेस्ट, ऑप्शन बी व्हाइट टेस्ट, ऑप्शन सी गोल्डफेल्ड-क्वांट टेस्ट, ऑप्शन डी डर्विन-वाटसन टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण विषम विषारिता का पता लगाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डर्विन-वाटसन टेस्ट। ब्रूश-पैगन टेस्ट, व्हाइट टेस्ट एंड गोल्डफेल्ड-क्वांट टेस्ट हिट्रोस्सेडास्टिसिटी को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन डर्विन-वाटसन टेस्ट हिट्रोस्सेडास्टिसिटी नहीं बल्कि ऑटोकोरिलेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। Darwin-Watson test is used to detect autocorrelation. Brush-Pagan test, White test, and Goldfeld-Quant test are specifically designed to detect heteroscedasticity. Next question is, which of the following test is not commonly used to check for stationarity in a time series? Option A, augmented Dickey-Fuller test. ऑप्शन बी फिलिप्स पैरन टेस्ट, ऑप्शन सी KPSS, ऑप्शन डी काई स्क्वायर टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण आमतौर पर समय श्रृंखला की स्थिरता की जांच के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी काई स्क्वायर टेस्ट। क्योंकि ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, फिलिप्स पैरन टेस्ट, KPSS टेस्ट का यूज करते हैं हम स्टेशनरी को चेक करने के लिए, लेकिन हम टाइम सीरीज में स्टेशनरिटी को चेक करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट का यूज नहीं करते, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्डर कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन इन साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल which of the following statement is correct? समन्वित समीकरण मॉडलों में क्रमिक स्थिति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड एक्सोजीनियस वेरिएबल इन ईच इक्वेशन must equal the number of endogenous variables in the equation -1. The order condition for identification states that for an equation to be identified, the number of excluded exogenous variables from that equation must be at least as large as the number of endogenous variable in the equation -1. Next question is, which statistical index is known to be upward biased due to its method of calculation and handling of substitution effects? Option A, Laspeyres index, option B, Paschen index, option C, Fisher index, option D, चेन इंडेक्स। कौन सा सांख्यिकीय सूचकांक अपनी गणना की विधि और प्रतिस्थापन प्रभावों के प्रबंध के कारण ऊपर की ओर पूर्वाग्रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लास्पियर इंडेक्स। Laspeyres index is known to be upward biased because it uses a fixed basket of goods and services based on the base period quantities. लास्पियर सूचकांक को ऊपर की ओर पूर्वाग्रही माना जाता है क्योंकि यह आधार काल की मात्राओं के आधार पर निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी का उपयोग करता है। Next question is, which index is known to be downward biased due to its method of calculation and handling of substitution effects? Option A, Laspeyres index, option B, Paschen index, option C, Fisher index, option D, चेन इंडेक्स। कौन सा सूचकांक अपने गणना की विधि और प्रतिस्थापन प्रभावों के प्रबंधन के कारण नीचे की ओर पूर्वाग्रही है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाश्चे सूचकांक, पाश्चे इंडेक्स। The Paasche index is downward biased because it uses current period quantities as bait. This approach tends to underestimate the cost of living or inflation as it reflects changes in consumption patterns due to price increases, often leading to an underestimation of the true impact of price changes on overall living costs. लास्ट पेयर इंडेक्स को अपवर्ड बायस माना जाता है और पाश्चे इंडेक्स को डाउनवर्ड बायस माना जाता है, क्योंकि लास्ट पेयर इंडेक्स बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को लेता है और ये कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो इन्फ्लेशन है उसको ओवर एस्टिमेट करता है, इसीलिए इसको अपवर्ड बायस माना जाता है। और पाश्चे इंडेक्स डाउनवर्ड बायस है क्योंकि ये करंट पीरियड की क्वांटिटीज़ को एज अ वेट लेता है और जिससे कि ये कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन को अंडर एस्टिमेट करता है, इसीलिए इसे डाउनवर्ड बायस माना जाता है। Next question is, why is the Fisher index considered an ideal index for measuring changes in the cost of living? Option A, it uses fixed bait from the base period. Option B, it accounts for both current and base period quantities. Option C, it adjusts for changes in quality and new products. Option D, it exclusively measure changes in producer prices. फिशर सूचकांक को जीवन की लागत में बदलाव को मापने के लिए आदर्श सूचकांक क्यों माना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यह वर्तमान और आधार काल की मात्राओं दोनों को ध्यान में रखता है। इट अकाउंट्स फॉर बोथ करंट एंड बेस पीरियड क्वांटिटीज। Fisher index is considered an ideal index because it combines the Laspeyres and Paasche index, thus taking into account both current and base period quantities. Fisher index करंट ईयर और बेस ईयर दोनों की क्वांटिटी को लेता है, इसीलिए फिशर इंडेक्स को एक आइडियल इंडेक्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not considered a probability sampling method? Simple random sampling, stratified sampling, systematic sampling, convenience sampling। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभाव्यता सैंपलिंग विधि नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कन्वीनियंस सैंपलिंग, क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप है, लेकिन कन्वीनियंस सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वो मेथड होता है जिसमें पॉपुलेशन में से सैंपल को चुने जाने के इक्वल चांस मिलते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में पॉपुलेशन में से सैंपल को चुने जाने के इक्वल चांस नहीं मिलते। Next question is, which of the following is not considered a non-probability sampling method? Judgment sampling, snowball sampling, convenience sampling, systematic sampling। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता सैंपलिंग विधि नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिस्टेमैटिक सैंपलिंग, क्योंकि सिस्टेमैटिक सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप है और जजमेंट सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग और कन्वीनियंस सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वैल्यू फॉलिंग विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन? Approximately 50%, approximately 68%, approximately 95%, approximately 99%। एक मानक सामान्य वितरण में औसत से एक मानक विचलन के भीतर किसी मान के होने की संभावना क्या है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अप्रोक्सीमेटली 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है सेंसर्ड रिग्रेशन मॉडल, नॉर्मिट मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल, पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल, और लिस्ट 2 में दिया है प्रोविट मॉडल, मार्क नेरलोव टोबिट मॉडल, कोएक। सबसे पहले हम मैच करेंगे सी को डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल जो कोएक ने दिया है, सी का 4। सी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए और ऑप्शन को भी मैच कर लेते हैं। सेंसर्ड रिग्रेशन मॉडल, सेंसर्ड रिग्रेशन मॉडल टोबिट मॉडल से रिलेटेड है, नॉर्मिट मॉडल प्रोविट मॉडल से रिलेटेड है, और पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल मार्क नेरलोव से रिलेटेड है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ लार्ज सैंपल साइज फ्रॉम अ पॉपुलेशन हुज वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर इज। जनसंख्या के एक बड़े नमूने n की मानक त्रुटि जिसका विचरण सिग्मा स्क्वायर है क्या होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज इक्वल टू 26, मीडियन इज इक्वल टू 26 and mode is equal to 26, the distribution would be positively skewed, negatively skewed, symmetrical या none of these। एक वितरण जिसका माध्य 26, माध्यिका 26 तथा बहुलक 26 है, तो ऐसा वितरण क्या होगा? धनात्मक रूप से विषम, ऋणात्मक रूप से विषम, सममित, इनमें से कोई नहीं। का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिमेट्रिकल, क्योंकि जहां पर मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू इक्वल होती है वहां पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है।